एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक कटरा नील की हलचल भरी संकरी गलियों के गहरे अंदर स्थित एक फलते फूलते पीढ़ियों पुराने गारमेंट शॉप में साइलेंट पार्टनर है। यह स्टोर दशकों से ऑपरेशन में है। बनारस और सूरत भर के वीवर क्लस्टर्स के साथ इसके एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हैं। लॉयल रिटेल बायर्स की एक एक स्टीडी स्ट्रीम है और शेल्फ सिल्क साड़ियों और फेस्टिव शेरवानियों से करीने से सजे हुए हैं। आप इस बिजनेस का 50% ओन करते हैं और आपके पार्टनर के पास बाकी 50% है। आपके पार्टनर का नाम मिस्टर मार्केट है। मिस्टर मार्केट एक हार्ड वर्किंग इंसान है, लेकिन वे इनक्योरेबल एक्सट्रीम इमोशनल वोलाटिलिटी से जूझ रहे हैं। हर एक सुबह बिना चूके वे लगभग 9 o'clock पर स्टोर फ्रंट पर पहुंचते हैं, गर्म कटिंग चाय की चुस्की लेते हैं और एक ऐसा प्राइस चिल्लाकर बताते हैं जिस पर वे या तो दुकान का आपका आधा हिस्सा खरीदने के लिए तैयार हैं या अपना आधा हिस्सा आपको बेचने के लिए। नवंबर की साफ सुहानी सुबहों में जब चांदनी चौक वेडिंग सीजन के खरीदारों की चहल पहल से गुलजार होता है, मिस्टर मार्केट एक एक्सटैटिक मूड में होते हैं। गलियां खचाखच भरी होती हैं, दूर कहीं ब्रास बैंड बज रहे होते हैं और पूरे मार्केट में कैश रजिस्टर्स बज रहे होते हैं। मिस्टर मार्केट दुकान में धड़ाके से आते हैं, काउंटर पर हाथ मारते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि बिजनेस बूम कर रहा है। ये दुकान 1 करोड़ की है। मैं अभी आपको अपना अपना आधा हिस्सा 50 लाख रुपीज में बेचने के लिए तैयार हूं, या अगर आप चाहें तो मैं उसी प्राइस पर आपका आधा हिस्सा खरीद लूंगा। वे पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि नॉर्थ इंडिया का हर परिवार हमेशा के लिए अपनी शादी के कपड़े आपके स्टोर से ही खरीदेगा। फास्ट फॉरवर्ड 8 मंथ्स आगे लेट जुलाई में चलते हैं। एक भारी मानसून स्टॉर्म ने चांदनी चौक की कच्ची गलियों को घुटनों तक भरे गंदे पानी की धाराओं में बदल दिया है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, फुटफॉल बहुत गिर चुका है और इन्वेंट्री के 2 बॉक्सेस पानी से डैमेज हो गए हैं। मिस्टर मार्केट कोने में बैठा अपना सिर पकड़कर हताश हो रहा है। वह लाल आंखों से आपकी तरफ देखता है और बुदबुदाता है, हम बर्बाद हो गए हैं। अब कोई कभी साड़ी नहीं खरीदेगा। बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। मैं अभी अपना पूरा 50% शेयर आपको 12 लाख रुपीज में बेचने को तैयार हूं, ताकि मैं यहां से निकलकर भाग सकूं। या फिर अगर आप चाहें तो मैं आपके शेयर के लिए आपको 12 लाख रुपीज दूंगा और आपका यह बोझ अपने सिर ले लूंगा। अब एक स्टेप पीछे हटिए और खुद से एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछिए, क्या नवंबर और जुलाई के बीच बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू सच में 75% कम हो गई है? बिल्कुल नहीं। स्टोर की प्राइम रियल एस्टेट लोकेशन बिल्कुल वैसी ही है। मास्टर वीवर्स के साथ इसके रिलेशंस एकदम ठीक हैं। पिछले 30 ईयर्स में हर वेडिंग सीजन के दौरान स्टेडी कैश फ्लो जनरेट करने का इसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही चीज जो ड्रामेटिकली चेंज हुई है, वह है मिस्टर मार्केट की मेंटल स्टेट। यह बात हमें बेंजामिन ग्राहम द्वारा दिए गए एक टाइमलेस इंसाइट पर लाती है, जो वॉरेन बफे के लीजेंडरी मेंटर थे और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के इंटेलेक्चुअल गॉडफादर थे। मिस्टर मार्केट आपका सर्वेंट है, आपका गाइड नहीं। वह आपको ऑप्शंस देने के लिए है, ऑर्डर्स देने के लिए नहीं। किसी भी दिन अगर उसका कोट बहुत ज्यादा हाई है तो आप खुशी से उसे बेच सकते हैं। अगर उसका कोट बेहद लो है तो आप लालच के साथ उससे खरीद सकते हैं। और अगर बिजनेस की रियलिटी के हिसाब से उसकी प्राइस का कोई सेंस नहीं बनता है तो आप सिंपली उसे इग्नोर कर सकते हैं, अपनी चाय पी सकते हैं और अपने काम में लग सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि वह आपके पोर्च पर खड़ा होकर नंबर्स चिल्ला रहा है, आप उसके साथ ट्रेड करने के लिए किसी लीगल, फाइनेंशियल या मोरल ऑब्लिगेशन में नहीं हैं। फिर भी जब मिस्टर मार्केट अपना बैग पैक करके चौक से मुंबई में दलाल स्ट्रीट के शाइनी एयर कंडीशन ट्रेडिंग टावर्स में रिलोकेट हो गए, तो मिलियंस ऑफ इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स इस बेसिक ट्रुथ को भूल गए। वे मिस्टर मार्केट को एक इमोशनली अनस्टेबल बिजनेस पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक इनफेलिसिबल, ऑल नोइंग ऑरेकल की तरह देखने लगे। सेक्शन ब्रेक। द 3 ग्रेट एपिसोड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट मैडनेस। मिस्टर मार्केट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करते हैं, यह समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी के लंदन या न्यूयॉर्क के डस्टी आर्काइव्स को देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस रिसेंट इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री के उन 3 आइकॉनिक चैप्टर्स को देखने की जरूरत है जहां मिस्टर मार्केट को मेनिया और डिप्रेशन के बड़े पब्लिक एपिसोड्स का सामना करना पड़ा था। ये विजुअल टेक्स्ट डायग्राम 2008 और 2021 के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट के इमोशनल रोलर कोस्टर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे मार्केट पीक्स के दौरान इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक्सट्रीम यूफोरिया से हिस्टोरिक क्रैशेस के दौरान डीप डिस्पेयर तक तेजी से स्विंग होता है। एपिसोड 1, द ग्रेट मेनिया ऑफ 2008 एंड द अक्टूबर मेल्टडाउन। जनवरी 2008 में मिस्टर मार्केट फाइनेंशियल यूफोरिया के हाई पर थे।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स यानी सेंसेक्स ने सालों के डबल डिजिट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और फॉरेन कैपिटल के अनप्रेसिडेंटेड फ्लो की वजह से 21,000 पॉइंट्स की एस्ट्रोनॉमिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया था। उन जोशीले हफ्तों के दौरान मिस्टर मार्केट ने इंडिया के हर मिडिल क्लास घर के बाहर कैंप लगा लिया था और चिल्ला रहे थे कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इंस्टेंट अमीरी का एक गारंटेड रास्ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओ खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर 50 to 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और पान वाले रिलायंस पावर आईपीओ के बारे में टिप्स एक्सचेंज कर रहे थे। एक ऐसी कंपनी जिसने अभी तक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की एक सिंगल यूनिट भी जनरेट नहीं की थी, फिर भी उसकी वैल्यूएशन लेगेसी इंडस्ट्रियल जायंट्स के बराबर थी। उस समय प्रिवेलिंग सेंटिमेंट यह था कि इंडिया ने एक नया पैराडाइम अनलॉक कर लिया है जहां स्टॉक प्राइसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी अपवर्ड। फिर आया वॉल स्ट्रीट क्रेडिट फ्रीज और लेहमन ब्रदर्स का कोलैप्स। अक्टूबर 2008 तक मिस्टर मार्केट पूरी तरह से एग्जिस्टेंशियल टेरर में चले गए थे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, सेंसेक्स को 21,000 से गिराकर लगभग 8,000 पॉइंट्स पर ला दिया और डिक्लेयर कर दिया कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। उन्होंने क्लेम किया कि इंडियन एंटरप्राइज दशकों पीछे चला जाएगा। वही सेम कंपनियां जिनकी जनवरी में ग्लोबल पावर हाउसेज के रूप में तारीफ की जा रही थी, जिनके पास वैल्यूएबल लैंड बैंक्स, मॉडर्न फैक्ट्रीज और ग्रोइंग रेवेन्यू थे, उनकी अचानक ऐसी प्राइसिंग कर दी गई जैसे वे सीधे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही हों। मिलियंस ऑफ फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने जनवरी में टॉप पर खरीदारी की थी, उन्होंने अक्टूबर में डर के मारे सरेंडर कर दिया और मैसिव कैपिटल लॉसेस लॉक कर लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि मिस्टर मार्केट का पैनिक रियलिटी का एक रैशनल रिफ्लेक्शन था। एपिसोड 2 द कोविड लॉकडाउन पैनिक ऑफ मार्च 2020। 12 ईयर्स लेटर मिस्टर मार्केट का एक और स्पेक्टेकुलर मेलडाउन हुआ। अर्ली मार्च 2020 में जैसे ही नोवेल कोरोना वायरस महाद्वीपों में फैला और इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेम्परेरी तौर पर रुक गई। मिस्टर मार्केट ने सिर्फ एक टेम्परेरी स्लोडाउन की प्राइसिंग नहीं की, उन्होंने सिविलाइजेशन के एंड की प्राइसिंग कर दी। 4 वीक्स से भी कम के ब्रूटल टाइम में निफ्टी 50 इंडेक्स 12,000 से ऊपर से गिरकर 7,500 के पास आ गया। प्रिस्टीन बैलेंस शीट्स, दशकों के डोमिनेंट मार्केट शेयर और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के नेट कैश रिजर्व वाले ब्लू चिप इंडियन जायंट्स के साथ ऐसा बिहेव किया गया जैसे वे वर्थलेस पेपर हों। मिस्टर मार्केट ने एसेंशियल एवरीडे गुड्स जैसे सोप्स, बिस्कुट्स, पेंट्स, मेडिसिन्स, आईटी सर्विसेज बेचने वाली कंपनियों को देखा और उनकी प्राइसिंग ऐसे की जैसे कोई भी इंडियन सिटीजन कभी टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं खरीदेगा या फिर से कंप्यूटर ऑन नहीं करेगा। फिर भी उस रैशनल ऑब्जर्वर के लिए जिसने मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को फेस वैल्यू पर लेने से मना कर दिया था, फंडामेंटल रियलिटी काफी अलग थी। फैक्ट्रीज टेम्परेरी तौर पर बंद थीं, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन गायब नायब नहीं हुआ था। अंडरलाइंग इकोनॉमिक मशीनरी इंटैक्ट रही। इसके बाद क्या हुआ? उस ऐतिहासिक मार्च पैनिक के 18 मंथ्स के अंदर मिस्टर मार्केट सुसाइडल डिस्पेयर से वापस डिजिंग ऑप्टिमिज्म पर आ गए, जिससे निफ्टी 50 18,000 पॉइंट्स पार कर गया, जो बॉटम से 140% से ज्यादा का हैरान करने वाला राइज था। जिन लोगों ने उनके मार्च हिस्टीरिया को इग्नोर किया और बस अपनी पोजीशंस होल्ड रखी या उससे भी बेहतर बार्गेन प्राइसेस पर और शेयर्स खरीदे, उन्होंने लाइफ चेंजिंग वेल्थ क्रिएट की। एपिसोड 3 द 2021 न्यू एज टेक आईपीओ बबल। अगर 2008 इंफ्रास्ट्रक्चर मेनिया से और 2020 हेल्थ टेरर से कैरेक्टराइज्ड था, तो 2021 ने मिस्टर मार्केट को टेक इंड्यूस्ड डेलिरियम की स्टेट में दिखाया। रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट्स और लॉकडाउन के महीनों में खुले रिटेल ब्रोकरेज अकाउंट्स के एक्सप्लोजन से ड्रिवन मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस ने पहली बार इक्विटी मार्केट्स में एंट्री ली। मिस्टर मार्केट ने उनके इनएक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। वह दलाल स्ट्रीट पर अनप्रॉफिटेबल न्यू एज टेक्नोलॉजी फर्म्स की एक वेव लेकर आए, उन बिजनेसेज के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की वैल्यूएशंस की डिमांड करते हुए जो हर क्वार्टर हंड्रेड्स ऑफ करोड्स लूज कर रहे थे। उन्होंने आर्गू किया कि प्राइस टू अर्निंग्स पीआई रेशियो जैसे ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स पास्ट के ऑब्सोलीट रेलिक्स बन चुके हैं। इसके बजाय मिस्टर मार्केट ने इंसिस्ट किया कि इन्वेस्टर्स कंपनीज को कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिफोर मार्केटिंग स्पेंड या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जैसे मैट्रिक्स पर इवैल्यूएट करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो के नशे में धुत रिटेल इन्वेस्टर्स
मिस्टर मार्केट द्वारा कोट की गई किसी भी प्राइस पर लिस्टिंग डेज पर पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदने के लिए एंडलेस क्यूज में लग गए। कुछ ही महीनों के अंदर जैसे ही लिक्विडिटी टाइट हुई और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, मिस्टर मार्केट सोबर अप हो गए। इन हाइप्ड डिजिटल स्टॉक्स में कई के प्राइसेस 50 से 70% तक प्लमेट हो गए, जिससे यंग इन्वेस्टर्स की एक पूरी जनरेशन हाई यील्ड एसेट्स की जगह एक्सपेंसिव लेसन्स पकड़े रह गई। सेक्शन ब्रेक। 4 इन्वेस्टर्स और 1 अनस्टेबल पार्टनर। ये देखने के लिए कि मार्केट के ये मूड स्विंग्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं, आइए हम उन 4 मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को फिर से देखते हैं जिनसे हम अपनी जर्नी में पहले मिले थे। उनमें से हर एक ने मिस्टर मार्केट के इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को बिल्कुल अलग तरीकों से हैंडल किया, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बहुत अलग रही। 4 इन्वेस्टर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। गिरीश 6.3 मिस्टर मार्केट के डिस्पेयर को माना, अक्टूबर 2008 में एब्सोल्यूट बॉटम पर सेल कर दिया और हैवी लॉसेस लॉक कर लिए। मीनाक्षी मिस्टर मार्केट के हिस्टीरिया को इग्नोर किया, सभी साइकिल्स के थ्रू अपनी एसआईपी मेंटेन रखी और कंपाउंडिंग को काम करने दिया। अरुण 6.7 मिस्टर मार्केट के साथ डेली बार्गेन किया, डेली चार्ट्स को देखता रहा और शॉर्ट टर्म नॉइज से बर्न होता रहा। फरहान रेडिकली इंडिफरेंट रहा, कभी टिकर एप्स नहीं खोले, इक्विटी को साइलेंट बिजनेस ओनरशिप की तरह ट्रीट किया। गिरीश दी विक्टिम ऑफ डिस्पेयर। गिरीश की बात करते हैं, जो सेक्शन 6.3 का बैंक मैनेजर है। गिरीश एक डिसिप्लिन्ड सेवर था जिसने 15 इयर्स की कड़ी मेहनत से एक अच्छी खासी सेविंग्स जमा की थी। लेकिन गिरीश में एक फंडामेंटल फ्लॉ था। वह मानता था कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले स्टॉक प्राइसेज ही एब्सोल्यूट फाइनेंशियल ट्रुथ हैं। जब मिस्टर मार्केट ने अक्टूबर 2000 चिल्लाना शुरू किया कि दुनिया खत्म हो रही है, तो गिरीश घबरा गया। उसने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 40% गिरते देखा और ये मान लिया कि अगर उसने तुरंत नहीं भी बेचा तो वह अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए रखा हर एक रुपया खो देगा। गिरीश ने मिस्टर मार्केट के साथ बिल्कुल सबसे बुरे मोमेंट पर ट्रेड किया। उसने अपनी हाई क्वालिटी होल्डिंग्स को मिस्टर मार्केट डिस्ट्रेस सेल प्राइसेज पर बेच दिया, जिससे उसका कैपिटल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद के डिकेड में जब मार्केट ने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए, तब भी गिरीश लो यील्डिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही बैठा रहा। वह एक ऐसे एक्सपीरियंस से डरा हुआ था जो पूरी तरह से उसका खुद का पैदा किया हुआ था। मीनाक्षी दी अनशेकेबल ऑब्जर्वर। अब गिरीश की तुलना गवर्नमेंट स्कूल टीचर मीनाक्षी से करते हैं। मीनाक्षी के पास फाइनेंस में कोई डिग्री नहीं थी और न ही वह फाइनेंशियल डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। उसके पास जो चीज़ थी वह थी जबरदस्त कॉमन सेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी। 2008 के क्रैश और 2020 के कोविड मेल्टडाउन दोनों के दौरान मीनाक्षी की ऑटोमेटेड मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी हर महीने की 5th तारीख को क्लॉकवर्क की तरह चलती रहीं। जब मिस्टर मार्केट मार्च 2020 में रो रहा था, तब मीनाक्षी की रेगुलर 15,000 रुपीज मंथली एसआईपी डिस्काउंटेड प्राइसेज पर उसके इंडेक्स फंड्स की काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स खरीद रही थी। उन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की और न ही मिस्टर मार्केट के साथ बहस में उलझी। उनके पैनिक को इरेलेवेंट नॉइज मानकर मीनाक्षी ने कंपाउंडिंग की पावर से बिना किसी एफर्ट के एक मल्टी करोड़ रिटायरमेंट पूल बना लिया और साथ ही अपना पूरा फोकस अपने टीचिंग करियर पर बनाए रखा। अरुण द डेली स्पेक्युलेटर। फिर आते हैं सेक्शन 6.7 के सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट अरुण। अरुण मॉडर्न हाइपर कनेक्टेड इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने स्मार्टफोन में 3 ट्रेडिंग एप्स, लाइव टिकर नोटिफिकेशंस और दर्जनों फाइनेंशियल टेलीग्राम चैनल्स की मेंबरशिप के साथ अरुण हर सिंगल डे के हर सिंगल आवर में मिस्टर मार्केट के साथ इंटरेक्ट करते थे। जब सुबह 9:30 AM पर मिस्टर मार्केट खुश होते तो अरुण बाय कर लेते। जब यूरोपियन मार्केट ओपनिंग्स की वजह से दोपहर 2 PM पर मिस्टर मार्केट नर्वस हो जाते तो अरुण सेल कर देते। अरुण को लगता था कि वह मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स पर राइड करके सिस्टम को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। रियलिटी में वह ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन टैक्सेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे कर रहे थे और साथ ही क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से भी जूझ रहे थे। मिस्टर मार्केट को एक इरेटिक काउंटरपार्टी के बजाय एक आवरली ट्रेडिंग पार्टनर मानकर अरुण ने हाई पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपेंसिव लॉटरी टिकट्स में कन्वर्ट कर दिया। फरहान द रेडिकली इंडिफरेंट ओनर। फाइनली सिविल इंजीनियर फरहान की बात करते हैं। फरहान बेंजामिन ग्राहम के कोर लेसन को इनोट्यूटिवली समझते थे। जब फरहान किसी वेल रन इंडियन सीमेंट कंपनी या किसी लीडिंग प्राइवेट बैंक के शेयर्स बाय करते थे
तो वह खुद को एक रियल फिजिकल बिजनेस का पार्ट ओनर मानते थे, न कि फ्लक्चुएटिंग डिजिटल पेपर का ओनर। फरहान ने अपने फ़ोन में स्टॉक ट्रैकिंग एप्लीकेशंस इंस्टॉल तक नहीं की थीं। वह साल में सिर्फ एक बार दिवाली पर अपनी ओवरऑल नेटवर्थ रिव्यू करते समय अपना पोर्टफोलियो बैलेंस चेक करते थे। जब पड़ोसी मार्केट के क्रैश होने या सोअरिंग होने की बात करते तो फरहान वॉर्मली स्माइल करते और कहते, मैं मार्केट का डेली मूड ट्रैक नहीं करता। बैंक्स अभी भी डिपॉजिट्स कलेक्ट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अभी भी सीमेंट यूज हो रहा है। मेरे बिजनेसेस हेल्दी हैं। मिस्टर मार्केट के डेली कोट्स के प्रति रेडिकल इंडिफरेंस का एटीट्यूड रखकर फरहान ने एक्सेप्शनल लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स के साथ साथ मन की शांति भी हासिल की। रिफ्रेमिंग बिहेवियरल ट्रैप्स, द पैथोलॉजी ऑफ मार्केट मैडनेस। चैप्टर 3 में हमने उन क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एग्जामिन किया था जो मिडिल क्लास वेल्थ क्रिएशन को पटरी से उतार देते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैनिक सेलिंग और हर्ड मेंटालिटी। बेंजामिन ग्राहम की एलिगरी के साथ अब हम इन बिहेवियरल ट्रैप्स को उनके असली रूप में देख सकते हैं। ये बस वही सब करने के अलग अलग फ्लेवर्स हैं जो मिस्टर मार्केट आपसे करने को कहते हैं। बिहेवियरल ट्रैप्स एज मार्केट कंप्लायंस, क्लासिक ट्रैप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिस्टर मार्केट ट्रांसलेशन। मिस्टर मार्केट से तब खरीदना जब वे वाइल्ड ऑप्टिमिज्म के नशे में धुत हों और ओवरचार्ज कर रहे हों। क्लासिक ट्रैप, पैनिक सेलिंग। मिस्टर मार्केट ट्रांसलेशन। मिस्टर मार्केट को तब वापस बेचना जब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ हो और वे डट चीप प्राइसेस ऑफर कर रहे हों। क्लासिक ट्रैप, हर्ड मेंटालिटी। मिस्टर मार्केट ट्रांसलेशन। किसी मैनिक एपिसोड के दौरान मिस्टर मार्केट की शॉप के बाहर खड़े बायर्स की भीड़ में शामिल होना। जब आप फोमो एक्सपीरियंस करते हैं तो आप मिस्टर मार्केट को तब देख रहे होते हैं जब वे यूफोरिया में धुत होते हैं और 20 लाख रुपीस की वर्थ वाले बिजनेस के लिए 50 लाख रुपीस मांग रहे होते हैं और आप खुद से कहते हैं, उन्हें जरूर कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। अगर मैंने आज उनसे इस इन्फ्लेटेड प्राइस पर नहीं खरीदा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। जब आप पैनिक सेलिंग करते हैं तो आप मिस्टर मार्केट को तब देख रहे होते हैं जब उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा होता है। वे आपकी एसेट को रुपये के बदले कुछ पैसों में खरीदने की भीख मांग रहे होते हैं और आप कहते हैं, वे सही कह रहे हैं, आसमान गिर रहा है, मेरी हार्ड अर्नड एसेट्स को ले जाओ, बदले में जो भी टुकड़े देना चाहो दे दो। जब आप हर्ड मेंटालिटी के शिकार होते हैं तो आप मिस्टर मार्केट के स्टोर के बाहर सिर्फ इसलिए एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि आपके कलीग्स, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उसी लाइन में खड़े हैं। जिस पल आपको यह एहसास होता है कि मिस्टर मार्केट कोई सर्वज्ञ फाइनेंशियल गुरु नहीं है बल्कि एक इमोशनल पार्टनर हैं जो मैनिक हाइज और डिप्रेसिव लोज से जूझते हैं, इन्वेस्टिंग के साथ आपका पूरा रिलेशनशिप बदल जाता है। आप फिर रेड पोर्टफोलियो स्क्रीन को डर के साथ नहीं देखते, आप इसे एक ऐसे पार्टनर द्वारा होस्ट की गई क्लियरेंस सेल के रूप में देखते हैं जिसने अपना आपा खो दिया है। आप फिर ग्रीन पोर्टफोलियो स्क्रीन को घमंड के साथ नहीं देखते, आप इसे ऑप्टिमिज्म के एक टेम्परेरी फेज के रूप में पहचानते हैं जो कल सुबह तक गायब हो सकता है। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर प्रिंसिपल, प्राइस वर्सेस वैल्यू। मिस्टर मार्केट के इराटिक बिहेवियर की नींव एक ऐसे फंडामेंटल फर्क में छिपी है जिसे हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। प्राइस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। प्राइस वो है जो आप पे करते हैं। ये किसी भी सेकंड में स्टॉक एक्सचेंज टिकर पर सप्लाई, डिमांड, ग्रीड और फियर के बैलेंस से डिसाइड होता है। वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। यह सालों और डिकेड्स में अंडरलाइंग बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग्स, एसेट्स, कैश फ्लो, कॉम्पिटिटिव मोड्स और ग्रोथ पोटेंशियल से डिसाइड होती है। शॉर्ट रन में यानी दिनों, हफ्तों या महीनों में मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है जो हेडलाइंस, इमोशंस और सेंटीमेंट्स से चलने वाले एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट से ज्यादा कुछ रजिस्टर नहीं करता। लॉन्ग रन में यानी 5, 10 या 20 ईयर्स में मार्केट एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है जो रियल कंपनियों के सच्चे बिजनेस वेट और अर्निंग पावर को एकदम एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। यह डायग्राम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट बिहेवियर के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह कंपेयर करते हुए कैसे शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन सेंटिमेंट और पॉपुलैरिटी से ड्रिवेन वोटिंग मशीन की तरह काम करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वैल्यू प्रॉफिट्स और कैश फ्लो से ड्रिवेन वेइंग मशीन की तरह काम करती है। जब मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर दस्तक देने आता है तो वो सिर्फ वोटिंग मशीन का करंट आउटकम कोट कर रहा होता है, उसे अंडरलाइंग एसेट के वेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अगर आपके पास हाई क्वालिटी इंडियन बिजनेसेस का पोर्टफोलियो है, चाहे डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप के थ्रू हो या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उनकी वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंड होती है,
लाखों हाउस होल्ड्स मिडिल क्लास में शामिल होते हैं और कॉरपोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं। मिस्टर मार्केट के शॉर्ट टर्म प्राइस कोट्स उन रियल वर्ल्ड फंडामेंटल्स को बदल नहीं सकते। सेक्शन ब्रेक। ट्रांजिशनिंग टू द डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये रियलाइजेशन हमें हर वर्किंग इंडियन प्रोफेशनल के लिए एक जरूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पन पर लाता है। अगर मिस्टर मार्केट वोलेटाइल, अनरिलायबल और वाइल्ड मूड स्विंग्स का शिकार है, तो आपको किस तरह का इन्वेस्टर बनना चूज करना चाहिए? क्या आपको अपनी शामें टेक्निकल चार्ट्स स्टडी करने, आधी रात तक बैलेंस शीट्स एनालाइज करने और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश में बितानी चाहिए कि मिस्टर मार्केट नेक्स्ट ट्यूसडे को हैप्पी होगा या सैड? 99% वर्किंग इंडियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कॉरपोरेट मैनेजर्स, टीचर्स, सिविल सर्वेंट्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जवाब बिल्कुल ना है। आपके पास पहले से ही एक फुल टाइम प्रोफेशन है, ख्याल रखने के लिए एक फैमिली है और जीने के लिए अपनी लाइफ है। आपके पास पोर्टफोलियो मैनेज करने और मिस्टर मार्केट के नखरे ट्रैक करने में हफ्ते के 40 आवर्स स्पेंड करने का टाइम, एनर्जी या इच्छा नहीं है। फॉर्चुनेटली बेंजामिन ग्राहम ने खास आपकी जैसी सिचुएशन वाले लोगों के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया था। उन्होंने इन्वेस्टिंग वर्ल्ड को 2 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। द एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर, ऐसा इंसान जिसके मिस्टर मार्केट की गलत प्राइसिंग का फायदा उठाकर मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए बिजनेसेस को फुल टाइम एनालाइज करने का टाइम, डीप एक्सपर्टीज, पैशन और इमोशनल टेम्परामेंट हो। द डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर, ऐसा इंसान जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करने या मार्केट के फ्लक्शंस को ट्रैक करने में घंटों बिताए बिना सेफली, रिलायबली और ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को उसी के गेम में हराने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय डिफेंसिव इन्वेस्टर एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाता है जो मिस्टर मार्केट को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। एक ऐसा सिस्टम जो मिस्टर मार्केट के डिप्रेस्ड होने पर चुपचाप एसेट्स बाय करता है, उन्हें सारे मार्केट साइकिल्स में होल्ड रखता है और मार्केट की वोलेटिलिटी को दशकों तक वेल्थ कंपाउंड करने के एक पावरफुल इंजन में बदल देता है। एक मिडिल क्लास इंडियन इस ब्लूप्रिंट को कैसे तैयार कर सकता है? कौन से सिंपल रूल्स आपकी फैमिली की सेविंग्स को मिस्टर मार्केट के नखरों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के पूरे वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं? इससे हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी।